हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये केमिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है धातु, धातु कर्म एवं मिश्र धातु। यह अध्याय 9 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आवर्त सारणी में वर्गीकृत सभी तत्वों को यानी 118 तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। आवर्त सारणी के जो तत्व हैं इन्हें 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है: धातुएं, उपधातुएं और अधातुएं। 118 तत्वों वाली आवर्त सारणी में लगभग 91 तत्व धातुएं हैं। कुछ तत्वों के धातु, अधातु एवं उपधातु के रूप में वर्गीकरण पर वैज्ञानिकों में मतभेद है। देखिए, धातुएं जो होती हैं सामान्य ताप पर ठोस, चमकदार, आघात वर्धनीय, लोचशील, उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। तो याद रखिएगा, धातुओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धातुएं अन्य तत्वों की तुलना में कुछ विशिष्ट गुण प्रदर्शित करती है, जिन्हें मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: भौतिक गुण और रासायनिक गुण। याद रखिएगा, धातुओं के जो भौतिक गुण है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था, पारे, देखिए मरकरी जो है इसके अतिरिक्त, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था, पारे के अतिरिक्त, मरकरी के अतिरिक्त सभी शेष धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। याद रखिएगा, तो सामान्य ताप पर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में पाई जाती है मरकरी को छोड़कर। गैलियम निम्न ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, परंतु सामान्य ताप से कुछ ही उच्च ताप पर यानी 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। चमक, दूसरा क्या है? चमक। शुद्ध रूप में धातुओं की सतह जो होती है चमकदार होती है। इनमें प्रकाश को प्रतिबिंबित करने का गुण होता है, रिफ्लेक्ट करने का गुण होता है। तीसरा है कठोरता। सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं, परंतु उनकी कठोरता का स्तर भिन्न भिन्न होता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि अत्यंत कठोर धातुएं हैं, जबकि सोडियम एवं पोटेशियम अत्यंत मुलायम धातुएं हैं, जिन्हें सामान्यतः चाकू से भी काटा जा सकता है। याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट है आघात वर्ध्यता। धातुओं पर आघात यानी हथौड़े या मशीनों से उन पर आघात करने पर उनकी पतली चादरें बनाई जा सकती है। अधिक लोचशील होने के कारण इन चादरों को लपेटा भी जा सकता है। तन्यता, तन्यता का अर्थ है धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। प्रत्येक धातु की तन्यता अलग अलग होती है। जैसे 1 ग्राम चांदी से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है और 1 ग्राम सोने से जो है लगभग 3 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इसके बाद है उष्मा एवं विद्युत की चालकता। देखिए, धातुएं उष्मा एवं विद्युत की चालक होती हैं। चांदी और तांबा सर्वाधिक चालक धातुएं हैं, परंतु सीसा और पारा इसके अपवाद हैं जो उष्मा के कुछ चालक हैं। तो याद रखिएगा, पारा और सीसा जो है ये अपवाद के रूप में है जो उष्मा के कुचालक हैं। इसके बाद है उच्च गलनांक एवं क्वथनांक। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक जो होता है सामान्यतः उच्च होते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि। टंगस्टन का गलनांक सर्वोच्च होता है, लेकिन अधिकांश क्षारीय धातुओं के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। जैसे रुबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम आदि। इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, कम होते हैं। इसके बाद है ध्वनन। देखिए, ध्वन्यात्मक अथवा अनुनादपूर्ण। लगभग सभी धातुएं किसी ठोस सतह से टकराने पर या उन पर चोट किए जाने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। तो ध्वन्यात्मक या अनुनादपूर्ण, लगभग सभी धातुएं किसी ठोस सतह से टकराने पर क्या करती हैं या उन पर चोट किए जाने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। यही कारण है कि परंपरागत अलार्म घड़ियां जो होती हैं या स्कूल की जो घंटियां होती हैं ये धातु से निर्मित होती हैं। धातुओं के रासायनिक गुण, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन विन्यास। धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कोश में सामान्यतः 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका अष्टक अपूर्ण होता है। यही कारण है कि धातुएं अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक जो है
याद रखिएगा, अधिक रिएक्टिव होती हैं, यानी क्रियाशील होती हैं, अधिक रिएक्टिव होती हैं। इसके बाद है दूसरा जो इसका गुण है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। सामान्यतः धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने सामान्यतः जो है धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने, धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, याद रखिएगा। और निम्न विद्युत ऋणात्मकता, धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता निम्न होती है, यानी धातुओं में अधातुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाने के दौरान साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षीण प्रवृत्ति होती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, किसका निर्माण करती हैं, तो धात्विक ऑक्साइड का। याद रखिएगा, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं और यह अभिक्रिया दहन कहलाती है। धातु और ऑक्सीजन जो है, इन दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, याद रखिएगा। सोडियम और पोटेशियम अत्यंत अभिक्रियाशील, याद रखिएगा, हाईली रिएक्टिव धातुएं हैं, मेटल्स हैं। सोडियम पोटेशियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ये सामान्य ताप पर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या हो जाती हैं, जलने लगती हैं। इसीलिए इन धातुओं को, सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया न कर सके। धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति की होते हैं। याद रखिएगा, जो धात्विक ऑक्साइड हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। जो धातु ऑक्साइड जल में विलय होते हैं वे जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और इसकी प्रकृति क्षार होती है। इसके बाद है मैग्नीज। सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है। मैग्नीज जो है सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से ये क्रिया नहीं करती है, लेकिन गर्म करने पर यह तेज प्रकाश और अधिक उष्मा के साथ जलती है तथा मैग्नीज ऑक्साइड का निर्माण करती है। लौह धातु यानी जो आयरन है, Fe है, शुष्क वायु में गर्म करने पर भी यह नहीं जलती है, परंतु आर्द्र वायु में लंबे समय तक रखने पर यह ऑक्सीकृत हो जाती है और इस पर जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है। देखिए, आयरन और ऑक्सीजन जल की उपस्थिति में आयरन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, यानी इन पर जंग लग जाता है। आयरन ऑक्साइड को वायु में गर्म करने पर यह ज्वाला के साथ जलता है और टेरिफेरिक टेट्रा ऑक्साइड का निर्माण करता है। याद रखिएगा, टेरिफेरिक टेट्रा ऑक्साइड। तो आयरन और ऑक्सीजन उष्मा की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है, तो टेरिफेरिक टेट्रा ऑक्साइड का। तांबा, कॉपर जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। सामान्यतः यह वायु में नहीं जलती है, परंतु लंबे समय तक गर्म करने पर यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड 1 और उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड 2 की परत का निर्माण करती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद बात करें तो स्वर्ण और प्लेटिनम, यानी जो सोना गोल्ड है Au और Pt जो है प्लेटिनम और सोना, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जल के साथ अभिक्रिया अगर बात करें, रिएक्शन विथ वाटर, तो देखिए धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। याद रखिएगा, और सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, परंतु क्षारीय जो धातुएं होते हैं ये जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं। तो क्षारीय धातुएं जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। धातु जल के साथ जो है धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। सोडियम और पोटेशियम की जल से अभिक्रिया करने पर क्या होता है, तो सोडियम और पोटेशियम की जल से अभिक्रिया, ये दोनों धातुएं शीतल जल के साथ अभिक्रिया करके संगत धातु के हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण करती हैं और अत्यधिक उष्मीय ऊर्जा के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। यहां पे आप देख सकते हैं सोडियम और जो जल है, सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके
क्या करता है? तो बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण और उष्मीय ऊर्जा का निर्माण करता है, मुक्त करता है। उसी तरह पोटेशियम जो है जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया करके आप देख सकते हैं क्या बनाता है। देखिए मैग्नीशियम और जल, मैग्नीशियम सामान्यतः जो है, मैग्नीशियम जो धातु है Mg जो है समान और शीतल जल के साथ अभिक्रिया ये नहीं करती है। जो मैग्नीशियम धातु है सामान्य और शीतल जल के साथ यानी नॉर्मल वाटर और कोल्ड वाटर के साथ यह अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो याद रखिएगा, एल्यूमिनियम आयरन और जिंक के साथ जल की अभिक्रिया अगर होती है, एल्यूमिनियम आयरन और जिंक के जल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, ये तीनों धातुएं जल से नहीं बल्कि जल वाष्प यानी वाटर वेपर से जो है मतलब कि अभिक्रिया करती हैं। तो जो एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है बल्कि जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है और धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। यहां पर आप सकते हैं एल्यूमिनियम देख लीजिए, एल्यूमिनियम आयरन और जिंक ये तीनों जल के साथ अभिक्रिया करके क्या निर्माण करते हैं, तो बताइए। तो ये धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो धातु जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, इसके बाद जिंक ऑक्साइड हो जाएगा और साथ ही में ये हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण करेंगे। लेड यानी सीसा, सिल्वर चांदी यानी गोल्ड सोना और कॉपर आदि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। याद रखिएगा, लेड, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर ये सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अम्लों के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एसिड्स, सामान्य धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं और संगत धातुओं के लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया जब होता है तो धातुओं के लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। सोडियम धातु तनु देखिए, जो सोडियम धातु है और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl जो है, इन दोनों के साथ क्रिया करके NaHCl के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। पोटेशियम धातु H2SO4 के साथ क्रिया करके पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती हैं। जो HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल जो है, धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न नहीं करती हैं, तो हाइड्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेजर है। क्या है? ऑक्सीकारक है और जो अभिक्रिया में उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके क्या करेगा, जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं अपचयित होकर नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड यानी N2O या NO या NO2 में परिवर्तित हो जाता है। तो नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में यह परिवर्तित हो जाता है। याद रखिएगा, तांबा, चांदी, स्वर्ण, इनको जो है आदर्श धातुएं कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जल और तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। तो याद रखिएगा, कॉपर, चांदी, स्वर्ण, इन तीनों को आदर्श धातुएं नोबेल मेटल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबेल मेटल्स। क्यों? क्योंकि ये जल और तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है, मोर रिएक्टिव धातु जो है, अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो वह विलयन में उपस्थित धातु को प्रतिस्थापित कर देती है। याद रखिएगा, यहां पे आप देख सकते हैं, लौह धातु और कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर फेरस सल्फेट और कॉपर धातु का निर्माण होता है। जो लौह धातु है तांबे की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है। लौह धातु कॉपर के तुलना में, तांबे के तुलना में अधिक क्रियाशील होती है। तो कॉपर धातु और सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है? कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर धातु का निर्माण होता है। तांबा धातु, देखिए, जो तांबा धातु है चांदी के तुलना में अधिक क्रियाशील होती है। याद रखिएगा, धातु और अधातुओं की अभिक्रियाएं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, धातु और अधातुओं की अभिक्रियाएं
इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति के कारण लगभग सभी धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण लगभग सभी अधातुएं विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनिगेटिव होती हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। इसीलिए धातुएं और अधातुएं परस्पर अभिक्रिया करके रासायनिक यौगिकों का निर्माण करती है। तो सोडियम और क्लोरीन ये दोनों मिलने के बाद क्या सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोरीन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती हैं। और धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सभी धातुएं कुछ निश्चित भौतिक और रासायनिक गुण प्रदर्शित करती है। सभी धातुएं जो हैं कुछ निश्चित भौतिक और रासायनिक गुण प्रदर्शित करती है, परंतु विभिन्न अभिकारकों के साथ उनकी अभिक्रियाशीलता में भिन्नता पाई जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो क्षार और क्षारीय मृदा धातुएं हैं, क्षार और क्षारीय मृदा धातुएं ये अभिकारकों के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुएं अभिकारकों के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है, परंतु सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु से न्यूनतम अभिक्रियाशील धातु तक सभी धातुओं का अवरोही क्रम में व्यवस्थित और क्रमबद्ध निरूपण धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। और इन श्रेणी में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु सबसे ऊपर और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सबसे नीचे स्थित होती है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी याद रखिएगा, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम, इनका सिंबल याद रखिएगा। लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम जलवाष्प तथा अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं तथा हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, ये सभी जो है जल वाष्प एवं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं तथा हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं। इसके बाद है आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड, ये सभी जो धातुएं हैं ये केवल अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं और हाइड्रोक्साइड्स का निर्माण करती हैं। इसके बाद है एंटीमनी, आर्सेनिक, विस्मत और कॉपर, ये सभी ये जो है ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऑक्साइड का निर्माण करती हैं तथा हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। नेक्स्ट है मरकरी, सिल्वर, पैलेडियम, प्लेटिनम और गोल्ड, ये सभी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और गर्म करने पर इनके ऑक्साइड विघटित हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, जैसे लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम आदि, ये सभी प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है, जबकि निम्न अभिक्रियाशील धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होती है, जैसे चांदी, सोना, प्लेटिनम आदि, ये सभी जो है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं और ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपस्थित हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है मध्य अभिक्रियाशील धातुएं। मध्य अभिक्रियाशील धातुएं कौन कौन से हैं? तो जिंक है, आयरन है, लेड है आदि, ये सभी मध्य अभिक्रियाशील धातुएं हैं। मुख्यतः ये ऑक्साइड, सल्फाइड एवं कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। धातु कर्म, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी धातु प्रकृति में अपने शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है। प्रकृति में उपस्थित धात्विक खनिजों से विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा शुद्ध धातु का निष्कर्षण धातु कर्म कहलाता है। इसके बाद है खनिज। खनिज प्रकृति में उपस्थित वे रासायनिक पदार्थ है जो अकार्बनिक यानी अजैविक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं तथा एक निश्चित एवं समरूप रासायनिक संरचना वाले होते हैं। वस्तुतः उन्हीं पदार्थों को याद रखिएगा, उन्हीं पदार्थों को खनिज कहा जाता है जिन्हें खनन के माध्यम से प्राप्त करना संभव होता है। प्रकृति से प्राप्त खनिजों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में धातुएं उपस्थित होती है जबकि अधात्विक खनिजों में धातुएं अनुपस्थित होती है। अयस्क क्या है? वे खनिज जिनमें किसी विशिष्ट धातु की मात्रा अधिक हो।
अयस्क जो है, और जो है वे खनिज जिनमें किसी विशिष्ट धातु की मात्रा अधिक हो तथा उस खनिज से धातु का निष्कर्षण सरल एवं आर्थिक रूप से लाभप्रद हो, यानी लाभदायक हो, तो उन्हें उनमें उपस्थित धातु विशेष का अयस्क कहा जाता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। सभी अयस्क स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जाता है कि बताइए क्या सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, यह सत्य है या असत्य है, तो याद रखिएगा। यहां पे देखिए महत्वपूर्ण धातुएं एवं उनके अयस्क के बारे में दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ये रहा, देखिए जो सोडियम है इसके अयस्क बताइए कौन कौन से हैं। तो सोडियम के अयस्क हैं साधारण नमक, चीनी, साल्ट पीटर, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम के जो अयस्क हैं यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 2-3 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया प्लीज आप लोग पीडीएफ ले लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में और ही जो है सुविधाएं हो, तो पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, और पीडीएफ कहां पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। बक्साइट जो देखिए एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम के जो अयस्क हैं बक्साइट है, केओलिन है और फेलस्पार है, कोरंडम है और क्रायोलाइट है। पोटेशियम के अयस्क कौन कौन से हैं? पोटेशियम नाइट्रेट या नाइटर और कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। कैल्शियम के अयस्क हैं डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लूओरस्पार और एवेस्टस। मैग्नीशियम के अयस्क हैं मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, देखिए एप्सम साल्ट MgSO4 7H2O। कॉपर के जो अयस्क हैं वह बताइए चाल्कोपाइराइट या कॉपर पाइराइट्स, कॉपर ग्लास, क्यूप्राइट, मैलेकाइट आदि। देखिए जिंक के जो अयस्क हैं जिंकाइट, जिंक ब्लेड, कैलामाइन, विलेमाइट। लेड के अयस्क हैं गैलेना, सिरुसाइट। टीन के अयस्क हैं कैसेटेराइट। टीन के अयस्क का नाम क्या है? कैसेटेराइट। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। एल्यूमिनियम के अयस्क भी पूछे गए हैं, मैग्नीशियम के भी, कॉपर के भी अयस्क पूछे गए हैं, तो यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। कैडमियम के अयस्क हैं ग्रेनोसाइट। निकेल के जो अयस्क है उसका नाम है मिलेराइट। मैग्नीज के पैरोलुसाइट और मैग्नेटाइट। आयरन के भी अयस्क पूछे गए बहुत बार, तो याद रखिएगा हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट। ठीक है, और मरकरी के जो अयस्क है नाम है सीनेबार। सिल्वर के रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। गोल्ड के अयस्क हैं कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। यूरेनियम के अयस्क के नाम जो है, यूरेनियम के जो अयस्क हैं नाम है कार्नेटाइट और पीच ब्लेंड। थोरियम के अयस्क का नाम है मोनाजाइट, याद रखिएगा। देखिए धातुओं का निष्कर्षण प्रकृति से प्राप्त अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया धातु का निष्कर्षण कहलाती है। धातु की अभिक्रियाशीलता के आधार पर उसके निष्कर्षण की विधि और चरण भिन्न भिन्न होते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो और है अयस्क जो है, अयस्कों का जो सांद्रण है इसका जो विधि है 3 है। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, इन्हें 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो है इनको गलित धातु का जो कह सकते हैं कि इन्हें गलित धातु का विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। मध्य अभिक्रियाशील धातुएं जो हैं जैसे कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क को निष्पादन के द्वारा और सल्फाइड अयस्क को जो है भर्जन के माध्यम से धातु का ऑक्साइड भी धातु में अपचयन और फिर धातु का शोधन किया जाता है। निम्न अभिक्रियाशील जो धातु हैं इनको जैसे सल्फाइड अयस्क को भर्जन के यानी रोस्टिंग के माध्यम से मेटल और मेटल के बाद इनका जो है शोधन किया जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल किया जाता है, तो याद रखिएगा। अयस्कों का सांद्रण, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए खनन यानी माइनिंग के माध्यम से प्राप्त अयस्कों में अनेक अशुद्धियां जैसे मिट्टी, बालू, कंकड़, सिलिकेट्स आदि विद्यमान होते हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है।
अयस्कों के सांद्रण की प्रक्रिया को अयस्कों का समृद्धीकरण भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियां को दूर किया जाता है। अयस्कों का सांद्रण निम्नलिखित विधियों से किया जाता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो गैंग होते हैं, किनको गैंग बोलते हैं? तो मिट्टी, बालू, कंकड़, सिलिकेट्स आदि जो ये अशुद्धियां हैं, इनको गैंग बोलते हैं। देखिए, इसके बाद जो अयस्कों का सांद्रण के लिए जो विधियां हैं, पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण, ग्रेविटी सेपरेशन, या द्रवीय धावन। अयस्कों के सांद्रण की यह विधि जो है धातु अयस्क तथा गैंग कणों के विशिष्ट गुरुत्व बलों में अंतर पर आधारित है। देखिए, सामान्यतः धातु अयस्क उनमें उपस्थित गैंग कणों से भारी होती है। धातु अयस्क उनमें उपस्थित गैंग कणों से जो है अशुद्धियों से भारी होती है। जब अयस्क चूर्ण को जल की धारा में प्रवाहित किया जाता है तो हल्के गैंग कण जल के साथ बह जाते हैं और भारी अयस्क कण नीचे रह जाते हैं, नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं। यह विधि मुख्यतः ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयोग की जाती है, याद रखिएगा। इसके बाद है चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। यदि अयस्क कणों अथवा गैंग कणों में से कोई एक चुंबकीय गुण वाला है तो अयस्कों के सांद्रण के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। मैग्नेटिक सेपरेशन का जो रूल है, अयस्क कणों या गैंग कणों में से कोई एक चुंबकीय गुण वाला है तो अयस्कों के सांद्रण के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये फिगर जो है चुंबकीय पृथक्करण है। अयस्क का बारीक चूर्ण जो है डाला जाता है। चुंबकीय रोलर के माध्यम से क्या किया जाता है, एक अनुचुंबकीय कण और चुंबकीय कण को जो है सेपरेट कर लिया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है। और इस विधि में धातु अयस्क का बारीक चूर्ण जो है बनाकर उसे चुंबकीय रोलर से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में गैर चुंबकीय कण रोलर से दूर और चुंबकीय कण जो रोलर होता है, रोलर के समीप एकत्रित हो जाते हैं। तो इस विधि को याद रखिएगा। इसके बाद है फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि, यह विधि जो है अयस्क कणों और गैंग कणों के जल एवं तेल में भीगने के गुणों में अंतर पर आधारित है। जो फेन प्लवन विधि है, यह विधि अयस्क कणों या गैंग कणों के जल और तेल में भीगने के गुणों में अंतर पर आधारित है और इस विधि के माध्यम से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो फेन प्लवन विधि में देखिए मोटर होता है, मोटर, ये रहा मोटर, और इसके बाद एयर को सप्लाई किया जाता है और सल्फाइड अयस्क कणों से युक्त झाग, ये जो है जब आप जो है इस मोटर के द्वारा घुमाया जाएगा तो यहां पे देखिए एक होता है विलियन को घुमाने वाला, एक कह सकते हैं कि पंखी टाइप का होता है, और घुमाने के बाद झाग उत्पन्न होगा, बुलबुले उत्पन्न होंगे, अशुद्धियां नीचे बैठ जाएगा इस तरह से। और इसमें जो है याद रखिएगा, इसमें जो इसमें कह सकते हैं कि सल्फाइड अयस्क, देखिए इसमें जो होता है बिलियन मिलाया जाता है सल्फाइड अयस्कों का, ठीक है, बिलियन होता है। और यहां से जो है एक पात्र में अयस्क चूर्ण, चीड़ का तेल, पाइन ऑयल जो होता है, फेन अस्थायी कारक, एनिलीन या क्रेसोल या जल मिलाकर वायु प्रवाहित की जाती है। इस प्रक्रिया में अयस्क कण तेल में भीगकर झाग के रूप में जल के ऊपर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाते हैं और गैंग कण जल में यानी अशुद्धियां पात्र में नीचे रह जाते हैं। तो याद रखिएगा, सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण पहला है। इसमें जो है उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के अयस्कों का सांद्रण करने के पश्चात इनका विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि धातुओं को उनके गलित क्लोराइड्स का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं और धनावेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन का संकेंद्रण हो जाता है, जमा हो जाता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड से एल्यूमिनियम और एनोड से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे आप जो है नेक्स्ट जो है मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण के बारे में देख सकते हैं। मध्यम जो अभिक्रियाशील धातुएं हैं प्रायः कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाई जाती है।
इन अयस्कों से धातु का निष्कर्षण दो प्रमुख चरणों में किया जाता है, सांद्रित अयस्कों का ऑक्साइड में परिवर्तन और ऑक्साइड का धातु में अपचयन। चरण 1 जो है सांद्रित अयस्कों का ऑक्साइड में परिवर्तन। देखिए, कार्बोनेट अयस्कों तथा सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए दो पृथक विधियां प्रयोग की जाती है जो निम्नवत है। पहला है निस्तापन। निस्तापन इस प्रक्रिया में हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों को वायु की सीमित मात्रा में या वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद क्या होता है, वाष्पशील पदार्थ जो वाष्पशील पदार्थ है अयस्क से वाष्पशील पदार्थ अयस्क से पृथक हो जाते हैं और धातु ऑक्साइड शेष रह जाता है। तो निस्तापन इस विधि में क्या होता है, इस प्रक्रिया में हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों को वायु की सीमित मात्रा में या वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। किससे? गलनांक से कम ताप पर। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, वाष्पशील पदार्थ अयस्क से पृथक हो जाते हैं और धातु ऑक्साइड शेष रह जाता है। यहां पे आप इक्वेशन को देख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ताप की उपस्थिति में कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का ठोस मिश्रण है, याद रखिएगा। देखिए, दूसरा है भर्जन, रोस्टिंग प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में रोस्टिंग में यानी भर्जन में इस प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्क को भट्ठी में वायु की नियमित आपूर्ति, रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर के साथ गर्म किया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है। और यहां पे जो है वायु की नियमित आपूर्ति के साथ जो है सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है। उच्च ताप पर अयस्क में उपस्थित सल्फर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करती है और जो अयस्क से वायु में मुक्त हो जाती है, परिणाम स्वरूप केवल धातु ऑक्साइड शेष रह जाते हैं। सल्फाइड, देखिए, सल्फाइड अयस्क और ऑक्सीजन ताप की अनुपस्थिति में धातु ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के उपस्थित जिंक सल्फाइड जेडेनेस जो है ऑक्सीजन के साथ ताप की उपस्थिति में जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। दूसरा जो है लेड सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ तापन के उपस्थिति में, टेम्परेचर की उपस्थिति में लेड ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। चरण दूसरा क्या है, ऑक्साइड का धातु में अपचयन। दूसरा चरण जो है स्टेप 2, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। धातु ऑक्साइड के अपचयन का उद्देश्य, धातु ऑक्साइड के अपचयन का जो उद्देश्य है उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को पृथक करके धातु को मुक्त अवस्था में प्राप्त करना है। और इस प्रक्रिया में धातु ऑक्साइड में अपचायक अभिकारक के रूप में कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को मिलाकर गर्म किया जाता है। अनुकूल दशाओं में कार्बन और धातु ऑक्साइड में उपस्थित ऑक्सीजन संयुक्त होकर कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, यदि अपचायक अभिकारक के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग किया गया है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। देखिए, आयरन ऑक्साइड कार्बन के साथ तापन की उपस्थिति में आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। जिंक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तापन की उपस्थिति में जिंक यानी धातु और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण होता है। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के लिए रोस्टिंग यानी भर्जन विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का? रोस्टिंग, मतलब कि रोस्टिंग विधि का या भर्जन विधि का। इस प्रक्रिया में सांद्रित अयस्कों को लगातार गर्म किया जाता है। गर्म करने की प्रारंभिक अवस्था में ये अयस्क पहले धातु ऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं, इसके बाद अधिक गर्म करने पर ये ऑक्साइड धातु में अपचयित हो जाते हैं। तो यहां पे आप क्रियाओं को देख सकते हैं, रिएक्शन को देख सकते हैं। सीने बार पारे का ये अयस्क है। सीने बार ऑक्सीजन के साथ तापन की उपस्थिति में मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। वही जो है आपका HGO, ठीक है, HGO जो है ये तापन की उपस्थिति में पारा और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। दूसरा है कैल्कोसाइट, तांबे का अयस्क है कैल्कोसाइट। यह ऑक्सीजन के साथ तापन की उपस्थिति में
कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। धातुओं का शोधन, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। धातुओं का शोधन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कैसे शोधन किया जाता है। तो धातुओं के निष्कर्षण के पश्चात, धातुओं के निष्कर्षण के पश्चात जो है प्राप्त धातु पूर्णतः शुद्ध नहीं होती है। जब धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है तो उस वक्त धातु जो है पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, इसीलिए उसमें शेष अशुद्धियों को दूर करके पूर्णतः शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए धातुओं का शोधन किया जाता है। धातु शोधन की अनेक प्रचलित प्रक्रियाएं हैं। पहला है जैसे आसवन विधि, दूसरा है द्रवीकरण अथवा द्रव गालन विधि, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि, प्रभाजी आसवन, क्षेत्र परिष्करण, ठीक है, और वर्ण लेखन विधि आदि। देखिए सभी विधियों में से विद्युत अपघटनी परिष्करण का प्रचलन जो है सबसे ज्यादा है। विद्युत अपघटनी परिष्करण, इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। देखिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, क्रोमियम, याद रखिएगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, क्रोमियम आदि अधिकांश धातुओं का शोधन इसी विधि से किया जाता है। इस विधि के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। विद्युत अपघटनी परिष्करण, धातु शोधन की इस विधि में एक पात्र में धातु लवण के विलयन, सॉल्यूशन ऑफ ए साल्ट ऑफ द मेटल, तो धातु लवण के विलयन को विद्युत अपघटन के रूप में लिया जाता है। याद रखिएगा अशुद्ध धातु से धनात्मक इलेक्ट्रोड और शुद्ध धातु की पतली परत से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। विद्युत अपघटन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड की अशुद्ध धातु ऑक्सीकरण के कारण विलयन में घुल जाती है और शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। एनोड की विलय अशुद्धियां विद्युत अपघटन में घुल जाती है तथा अविलय अशुद्धियां एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में एकत्रित हो जाती है। विद्युत अपघटनी शोधन, विद्युत अपघटनी शोधन, देखिए यहां पे बैटरी है, बैटरी के माध्यम से एनोड के रूप में जो अशुद्ध कॉपर है इसे एनोड के रूप में और शुद्ध कॉपर को कैथोड के रूप में लिया जाता है और इनमें जो है कॉपर सल्फेट का विलयन जो है मिलाया जाता है और इस प्रक्रिया से अशुद्धियां जो है नीचे तली में बैठ जाती हैं, मतलब कि इन्हें सेपरेट कर लिया जाता है। तो यह विधि जो है इसी तरह काम करता है। धातुओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसको ध्यान में रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जल से हल्का होने के कारण सोडियम जो है जल में तैरता है। सोडियम जल में क्यों तैरता है? तो ये सोडियम जो है जल से भी हल्का होता है, इसीलिए जल में ये तैरता है। लिथियम, एलाई जो है, लिथियम सबसे हल्की धातु और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। देखिए आतिशबाजी में बेरियम के उपस्थिति के कारण हरा रंग और स्ट्रोंसियम के उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। जब आतिशबाजी होती है तो आप देखते हैं कि बहुत हरा रंग जो है, गहरा हरा रंग और गहरा लाल रंग दिखाई देता है। किस कारण? तो हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण और लाल गहरा रंग जो है, गहरा लाल रंग जो है ये स्ट्रोंसियम के कारण दिखाई देता है। बारूद गंधक, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का सम्मिश्रण होता है। बारूद जो है गंधक, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट यानी साल्ट पीटर का ये क्या होता है? सम्मिश्रण होता है। इन सभी का ये मिश्रण होता है तो गन पाउडर का निर्माण होता है। टांका जो है, टांका टीन और सीसा की मिश्र धातु है। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो तत्व हैं इनको क्रमशः याद रखिएगा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन। तो भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाले तत्व हैं वो है ऑक्सीजन, इसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन। महत्वपूर्ण धातु और उनके यौगिक, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पेज को थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं ताकि आप पूरी तरह से ओवरव्यू ले सकें। देखिए सोडियम जो है, सोडियम क्लोराइड समुद्री जल में घुले हुए लवणों में इसकी मात्रा 75% तक होती है। उपयोग क्या है? तो भोजन में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। सोडियम का रासायनिक चिन्ह Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। ठीक है, दुगना से लगभग एक ज्यादा।
और अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षारीय प्रकृति का होता है, मुलायम होता है, चांदी जैसा श्वेत रंग का होता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, याद रखिएगा। इसके जो यौगिक हैं NaCl है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, और सोडियम थायोसल्फेट, इसे हाइपो भी कहा जाता है। तो इन सभी का जो उपयोग है, सोडियम क्लोराइड के उपयोग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसे सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। यह श्वेत रंग का ठोस होता है। इसका उपयोग साबुन, कागज, कृत्रिम रेशम, तेल और वसा के निर्माण में, वस्त्र उद्योग में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो है, इसे धावन सोडा भी कहा जाता है, Na2CO3, याद रखिएगा, धावन सोडा। और इसका संश्लेषण सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से किया जाता है। उपयोग क्या है? कठोर जल के मृदुकरण में, कांच, बोरेक्स, पेंट और वस्त्र निर्माण में इसका उपयोग होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, इसका उपयोग रोगाणु रोधक, एंटीसेप्टिक एवं अग्निशामक के रूप में तथा पेस्ट्री और केक के निर्माण में किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट, जिसे हाइपो भी कहा जाता है, इसका उपयोग फोटोग्राफी में फिल्म के अस्थायीकरण में, जल में मिश्रित क्लोरीन को दूर करने, चांदी और स्वर्ण के निष्कर्षण में किया जाता है। इसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो चिन्ह है, सिंबल है, Al है, परमाणु संख्या 13 होता है, परमाणु द्रव्यमान 27 होता है, चांदी के श्वेत रंग के जैसा होता है, ऊष्मा और विद्युत की ये सुचालक होते हैं, कोमल और अचुंबकीय होते हैं। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में से ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद तीसरे स्थान पे है। भूपर पट्टी का ये 8% हिस्सा रखता है। देखिए, इसके बाद जो इसके जो यौगिक है एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। इसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। और इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, यह श्वेत रंग का यौगिक होता है, जो आयरन क्लोराइड की उपस्थिति के कारण पीला दिखाई देता है। इसका निर्माण एल्यूमिनियम धातु और क्लोरीन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया से होता है। उपयोग क्या है? तो पेट्रोलियम शोधन, पेंट निर्माण, कृत्रिम रबड़ के निर्माण और प्रतिस्वेदी या दुर्गंधनाशक के रूप में, कह सकते हैं पर्सपिरेंट के रूप में, दुर्गंधनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट जो है, इसका निर्माण एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल से, एलम सीट से, क्ले और बक्साइड से तथा क्रायोलाइट आदि से किया जाता है। यह जल में विलय होता है। उपयोग क्या है? जल शुद्धिकरण में, वस्त्र होते हैं, वस्त्रों की रंगाई, छपाई और रंग पक्के करने वाले अभिकर्मक के रूप में होता है। अपशिष्ट जल के उपचार में, अग्निरोधक जो है, इसके रूप में इसका उपयोग होता है। इसके बाद है पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट। यह पोटेशियम और एल्यूमिनियम सल्फेटों का द्विक लवण है। इसे पोटास एलम भी कहते हैं और इसके अनुरूप संरचना और गुण वाले द्विक सल्फेटों को फिटक्रिया कहते हैं। इसका उपयोग क्या है? कपड़ों की रंगाई में, जल के शोधन में और जीवाणुनाशक तथा पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। इसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम, इसका सिंबल होता है Ca, परमाणु संख्या 20 होता है, परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, उच्च अभिक्रियाशील है, क्षारीय मृदा धातु, भूपर पट्टी में 5वां सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ये तत्व है। चांदी के समान श्वेत और चमकीला होता है, परंतु मुलायम होता है, याद रखिएगा। इसके जो यौगिक हैं, ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसे कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, क्लोरीनेटेड लाइम, ठीक है, क्लोरीन युक्त चूना पत्थर अथवा क्लोरीन पाउडर भी कहा जाता है। उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग जल के शोधन में, विष संक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में तथा वस्त्र, कागज और जूट उद्योग में विरंजक के रूप में किया जाता है। दूसरा जो इसका यौगिक है, जिप्सम अथवा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिप्सम अथवा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका उपयोग जो है कंक्रीट ब्लॉक्स के समान जिप्सम ब्लॉक्स बनाने में, उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अमोनिया सल्फेट, फुट क्रीम, शैम्पू आदि के निर्माण में किया जाता है, जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का।
इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड है। तो याद रखिएगा CaSO4 हाफ H2O जो है इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड है। यह बारीक पिसा हुआ श्वेत चूर्ण होता है जो जल ग्रहण करके ठोस और कठोर हो जाता है। और इसका उपयोग जो है घरों में दीवारों छतों आदि की सतह को जो है चिकना बनाने में, खिलौना मूर्तियों के निर्माण में, टूटी हुई अस्थियों को जोड़ने में, प्लास्टर चढ़ाने में और दंत चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो सिंबल है Mg है, परमाणु संख्या 12 है, परमाणु द्रव्यमान 24 है, चमकदार भूरे रंग का यह धातु है, भूपर पट्टी में 7वां सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला यह तत्व है। अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। इसका जो यौगिक है याद रखिएगा, यौगिक है मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम सल्फेट यह सामान्यतः एप्सम लवण एप्सोमाइट के रूप में पाया जाता है। यह जल में अति विलय होता है। उपयोग क्या है तो जली हुई त्वचा के उपचार में, नहाने के लवणों में यानी बाथ साल्ट के रूप में, मृदा में सल्फर और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ाने में, शराब निर्माण में और ब्रूइंग साल्ट जो है इसके रूप में इसका उपयोग होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है यह विभिन्न हाइड्रेट्स के रूप में पाया जाता है। यह जल में अति विलय है। इसका उपयोग धूल नियंत्रण, डस्ट कंट्रोल, मृदा स्थिरीकरण तथा वायु के द्वारा क्षरण के नियंत्रण में उपयोग होता है और कम तापमान वाले स्थानों पर सड़कों पर बर्फ जमने से रोकने के लिए इसका यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका जलीय मिश्रण मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। उपयोग क्या है तो प्रति अम्ल के रूप में, अम्लीय जल के उदासीनीकरण में, रूसी डैंड्रफ के उपचार में भी इसका उपयोग होता है। डैंड्रफ जो आपके बालों में पड़ जाते हैं। कॉपर का रासायनिक चिन्ह Cu होता है, परमाणु संख्या 29, द्रव्यमान संख्या 63.54, मुलायम होता है, आघातवर्ध होता है, तन्य धातु है जो उष्मा और विद्युत का सुचालक है, मध्यम अभिक्रियाशील होने कारण यह प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। यौगिक है कॉपर सल्फेट और क्यूप्रिक नाइट्रेट। कॉपर सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट भी इसे कहा जाता है और याद रखिएगा पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट को नीला थोथा या नीला कशिश कहा जाता है। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। इसका उपयोग याद रखिएगा कवकनाशी, कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत लेपन के रूप में, विद्युत सेलों में और अशुद्ध कॉपर के शोधन में उपयोग होता है। क्यूप्रिक नाइट्रेट या नीले रंग का रवेदार जो होता है क्या होता है ठोस होता है जो कॉपर कार्बोनेट और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। उपयोग क्या है चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण में, रंगाई में, मॉर्डेंट के रूप में, आतिशबाजी और फोटोग्राफी में उपयोग होता है। इसके बाद है मैग्नीज। रासायनिक जो चिन्ह है Mn है, परमाणु संख्या 25 होता है, परमाणु द्रव्यमान 55। यह उच्च अभिक्रियाशील धातु है जो प्रायः खनिजों में लोहे के साथ संयुक्त होकर या संयुक्त रूप से यह प्राप्त होती है और यह मटमैली ग्रे रंग का, चमकदार और भंगुर होती है। मैग्नीज का जो अयस्क है याद रखिएगा, पहला है पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है। और यह जो है यह गहरे गुलाबी और बैगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में घुलकर लाल रंग का विलयन बनाता है, इसीलिए इसे लाल दवा भी कहा जाता है। उपयोग क्या है त्वचा संबंधी, जो त्वचा से रिलेटेड जो डिजीज होता है, रोग होता है, इसके उपचार में, तो त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में मैग्नीशियम का उपयोग होता है। दूषित जल के उपचार में, ठीक है। इसके बाद आग जलाने की किट के रूप में, रेडॉक्स अनुमापन में, प्रयोगशाला में, क्लोरीन के निर्माण में आदि में मैग्नीज का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है आयरन का रासायनिक चिन्ह Fe होता है, परमाणु संख्या 26, परमाणु द्रव्यमान 56। यह कठोर धात्विक और चमक से युक्त भूरे रंग की, ग्रे रंग की धातु है। यह अनुचुंबकीय पदार्थ है, अर्थात चुंबक के द्वारा आकर्षित होती है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ है।
वर्तमान विश्व में यह जो है सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाली धातु है। इसका जो यौगिक है याद रखिएगा, नाम है फेरस सल्फेट। यह सामान्य ताप पर हल्के हरे रंग के रवे के रूप में, क्रिस्टल्स के रूप में होता है। यह जल में विलय होता है। उपयोग क्या है? लौह युक्त औषधियों के निर्माण में, कृषि में, कीटाणुनाशक या कीटनाशक के निर्माण में और स्याही के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसके बाद है पारा। पारा यानी मरकरी। इसका रासायनिक चिन्ह Hg होता है। परमाणु संख्या 80 होता है। द्रव्यमान, जो इसका द्रव्यमान संख्या है, जो मास है, कितना है? तो 200। यह चांदी के समान श्वेत वर्णीय धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। इसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। पारा विश्व भर में सिनेबार अयस्क यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। इसका यौगिक है मर्क्यूरिक सल्फाइड। यह प्रकृति में सिनेबार के रूप में पाया जाता है। यह जल में लगभग अघुलनशील है। यह 2 क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, रेड जिसे सिनेबार कहते हैं, दूसरा है ब्लैक जिसे मेटा सिनेबार कहते हैं। तो इसका उपयोग क्या है याद रखिएगा, जो बीटा HGS है यानी मेटा सिनेबार, इसका प्रयोग सिंदूर के रूप में, वर्मिलियन के रूप में और जल रंगों वाटर कलर्स के रूप में किया जाता है। इनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंदूर के रूप में। और मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है HgCl2, यह एक संक्षारक शोधक है जो विषाक्त होता है और इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में सल क्रिया के उपकरणों को विसंक्रमित करने और चमड़ा एवं लकड़ी को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है चांदी, सिल्वर। इसका रासायनिक चिन्ह Ag होता है। परमाणु संख्या 47, द्रव्यमान संख्या 108। यह एक मुलायम, चमकीली, श्वेत वर्णीय और निम्न अभिक्रियाशील धातु है जो प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। यह ऊष्मा और विद्युत की सर्वोत्तम चालक है। इसका यौगिक सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर हैलाइड्स। सिल्वर नाइट्रेट इसे लूनार कॉस्टिक, याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को लूनार कॉस्टिक भी कहा जाता है। यह चांदी और तनु व गर्म नाइट्रिक अम्ल के अभिक्रिया से निर्मित होता है। यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित यानी डिकम्पोज हो जाता है, इसीलिए इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। इसका प्रयोग बालों में लगाए जाने वाले रंग यानी हेयर डाई और मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही सिल्वर नाइट्रेट के निर्माण में और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट जब आप मतदान करते हैं तो उस समय जो नेल पे जो स्याही लगाई जाती है वो क्या होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। दूसरा है सिल्वर हैलाइड्स। चांदी हैलोजन समूह के 4 तत्वों से क्रिया करके 4 सिल्वर हैलाइड्स का निर्माण करती है। सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोम, याद रखिएगा, जो सिल्वर क्लोराइड है इसका प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा करवाने में किया जाता है। तो इनके उपयोग को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है मिश्र धातु। एक धातु की किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? एक धातु का किसी अन्य धातु या अधातु, किसी धातु को किसी दूसरे धातु या अन्य धातु के साथ मिश्रण किया जाता है तो मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूपों में हो सकती है। मिश्र धातु की विशेषताएं। मिश्र धातु, याद रखिएगा, शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक बेहतर गुणधर्म प्रदर्शित करती है। मिश्र धातु जो होता है अधिक शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी, यानी कह सकते हैं कि संक्षारण प्रतिरोधी और धातुओं के तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती है। कुछ सामान्य मिश्र धातुएं हैं जैसे कांस्य जो बनता है, कांस्य जो मिश्र धातु है वो किन किन के संगठन से बनता है? तो तांबा टीन को मिलाने से कांस्य का निर्माण होता है। यह मानव के द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु है। याद रखिएगा, उपयोग क्या होता है? मूर्तियां, सिक्के, बर्तन के निर्माण में। देखिए, तांबा और जिंक को मिलाया जाता है तो पीतल का निर्माण होता है। और उपयोग क्या है? बैंड बाजा, घंटिया, बर्तन, मूर्तियों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तांबा
टीन और जिंक को मिलाया जाता है तो गन मेटल का निर्माण होता है। और उपयोग क्या होता है? मूर्तियां, दांतेदार, गियर, बटन आदि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। टीन और लेड को यानी टीन और सीसा को मिलाइएगा तो टक्का का निर्माण होता है, सोल्डर का निर्माण होता है और इसका उपयोग धातुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद है बेल मेटल। बेल मेटल का निर्माण कैसे होता है? तांबा और टीन को मिलाया जाता है तो बेल मेटल का निर्माण होता है और इसका उपयोग घंटे, जो घंटा होता है, बर्तन और मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। रोल्ड गोल्ड जो है इसका निर्माण कैसे होता है? तो तांबा और एल्यूमिनियम को 90% तांबा और 10% जो है एल्यूमिनियम को मिलाया जाता है तो ये गोल्ड, रोल्ड गोल्ड का, रोल गोल्ड आप देखे भी होंगे, पहनते भी होंगे, ये एक तरह से ज्वेलरी के रूप में उपयोग किया जाता है सबसे ज्यादा। तो रोल्ड गोल्ड जो होता है तांबा और एल्यूमिनियम के मिलाने के फलस्वरूप निर्माण होता है और सोने जैसे दिखने वाले आभूषणों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तांबा और जस्ता को मिलाइएगा तो डच मेटल का निर्माण होता है और उपयोग क्या है? तो धातु की पतली चादर और सोने जैसे पतली परत के निर्माण में इसका उपयोग होता है। धब्बा रहित इस्पात बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो धब्बा रहित इस्पात, स्टेनलेस स्टील जिसे बोलते हैं, इसका निर्माण क्रोमियम, निकेल और साधारण इस्पात के मिलाने के बाद होता है। उपयोग क्या है? तो घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में। क्रोम स्टील, इसका निर्माण कैसे होता है? तो क्रोमियम, आयरन, कार्बन और मैग्नीज के मिलाने के फलस्वरूप। उपयोग क्या है? तो घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में। देखिए, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन को मिलाइएगा तो मैग्नेलियम का निर्माण होता है। किसका? मैग्नेलियम। मैग्नेलियम का निर्माण किन किन चीजों को मिलाने से होता है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन। उपयोग क्या है इसका? तो धातु के दर्पण, वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। इसके बाद है ड्यूरालुमीन। ड्यूरालुमीन जो है इसका निर्माण एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर को मिलाने से होता है। सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम इसमें होता है। इसका उपयोग प्रेशर कुकर, वायुयान का ढांचा बनाने में, ड्यूरालुमीन का। जर्मन सिल्वर का निर्माण कैसे होता है? तो कॉपर, जिंक और निकेल को मिलाने से। सबसे ज्यादा इसमें कॉपर होता है, ठीक है। और इसका उपयोग हीटिंग क्वाइल्स, हीटिंग क्वाइल्स में बर्तन, नल आदि के निर्माण में किया जाता है। क्रोम वैनेडियम स्टील का निर्माण कैसे होता है? तो आयरन, सबसे ज्यादा आयरन होता है। इसके बाद क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन, इन चारों को मिलाने के बाद क्रोम वैनेडियम स्टील का निर्माण होगा। इसका उपयोग स्प्रिंग, पहियों की धुरी के निर्माण में किया जाता है। टंगस्टन स्टील का निर्माण टंगस्टन, आयरन और कार्बन के मिलाने से होता है। उपयोग क्या है? तो टंगस्टन स्टील का उपयोग रॉकेट इंजन के नोजल तथा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, इसका निर्माण जो है कॉपर और एल्यूमिनियम के मिलाने से होता है। सिक्के, बर्तन, आभूषण और पेंट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम, इसका निर्माण कैसे होता है? तो निकेल, क्रोमियम और आयरन को मिलाने से। उपयोग क्या है? इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण पहला जो प्रश्न है पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कठोरतम है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है कठोर है? वो है आपका प्लेटिनम। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से बना होता है। मोती जो पल्स होता है, मोती जो होता है मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से। इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। थर्ड नंबर है चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 4, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कॉपर का जो अयस्क दिया गया है सीना बार या सीने बार दिया गया जो कि सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको सुमेल करना है, बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए, उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन होता है?
उष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम संचालक आपको मालूम है, वो है चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक लचीली और पीटकर बढ़ाए जाने योग्य जो धातु है वो है स्वर्ण। 1 ग्राम स्वर्ण में 3 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है। उष्मा का न्यूनतम संचालक कौन है? तो है सीसा। याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो याद रखिएगा 24 कैरेट का होता है। 9 नंबर है, निम्न में से किस एक में सिल्वर यानी चांदी नहीं है? जर्मन सिल्वर जो है यह चांदी नहीं है। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में है? निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में है? तो सही जवाब है पारा। 11 नंबर, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है, वह कौन सा है? तो वह है लेड, सीसा। 12 नंबर, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है। लोहा किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेमेटाइट। 13 नंबर, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? वह है चांदी। 14 नंबर, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो बक्साइट का। बक्साइट इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से सुरक्षित रहती हैं। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से सुरक्षित रहती हैं। जंग यानी जो कह सकते हैं कि जो काले भूरे रंग का लोहे पे जो काले भूरे रंग का नहीं, काले रंग का नहीं, भूरे रंग का जो लोहे पर परत चढ़ जाती है उसे जंग कहते हैं। इनसे सुरक्षित रहती है जब जस्तेदार लोहे की चादरें जो है चढ़ा दी जाती है, क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत जो है विद्यमान होती है। किसकी? तो उनमें यसद यानी जिंक की परत जो है विद्यमान होती है, जिससे लोहे पे जंग लगना मतलब कि कम हो जाता है, जो लोहे पे जंग नहीं लगता है। टाका एक मिश्र धातु है। टाका किस किस का जो है मिश्र धातु है, या टाका का निर्माण किन किन से होता है? तो टीन और शीशे के मिश्र धातु टाका है। टीन और शीशे को मिलाया जाता है तो टाका का निर्माण होता है। 17 नंबर, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम और निकेल को मिलाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। और 18 नंबर है, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है? चिली साल्ट पीटर रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अधातुएं यानी नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम चैनल क्विज ग्रुप में, उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल को या टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे भी इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।